हे गाइस, वेलकम टू पीसीएम क्लब। मैं हूं हर्ष, आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11th केमिस्ट्री। तो हम चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके थे। आज हम उसका पार्ट 3 देखेंगे। पिछली क्लास में हमने साइंटिफिक नोटेशन तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। तो प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस रिजल्ट्स मेजर्ड फॉर द सेम क्वांटिटी। ठीक है, प्रिसीजन रेफर करता है कितना क्लोजली हमने किसी रिजल्ट के लिए जो मेजरमेंट है वो कितना क्लोजली किया है, यानी कि डेसिमल जो है, डेसिमल डिजिट्स यानी डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट्स हैं वो कितनी ज़्यादा हैं हमारी मेजर्ड वैल्यू में, वो उतना प्रिसाइजली मेज़र हुई है वो जो हमारी मेजरमेंट है। ठीक है, सिमिलरली एक्यूरेसी जो है, इट इज़ द एग्जैक्टनेस ऑफ द वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू। ठीक है, यानी कि कितना एक्यूरेट हमने मेज़र किया है एक मेज़रमेंट को, वो डिपेंड करता है कि कितना एग्जैक्ट, वो कितना एग्जैक्ट है किसके अकॉर्डिंग जो हमारी ट्रू वैल्यू है। मान लेते हैं हमारे पास एक स्टिक है, ठीक है, जिसकी लेंथ है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की एक स्टिक थी। दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। ठीक है, तो मैंने कहा कि दोनों स्टूडेंट से कि आप मेज़रमेंट करके लाओ इस स्टिक का। तो जो मेरा स्टूडेंट ए था उसने मेज़रमेंट किया इसका 9.999। ठीक है, और जो हमारा बी स्टूडेंट था उसने मेज़रमेंट किया 9.8923, कुछ ऐसा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं दोनों में से प्रिसाइज कौन सा है, तो प्रिसाइज है हमारा स्टूडेंट बी का डाटा। उसने डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट्स तक मेज़रमेंट किया। ठीक है, तो कितना बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मेज़रमेंट वो कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट ए जो है उसका जो डेटा है, उसकी जो मेज़रमेंट की हुई है वो ज़्यादा क्या है, एक्यूरेट है, क्योंकि वो हमारी जो स्टिक की लेंथ है उसके सबसे करीब है। यानी कि जो उसने मेज़रमेंट किया वो एग्जैक्ट लगभग लगभग किसके बराबर है, हमारी जो स्टिक की ट्रू वैल्यू है उसकी एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? द मीनिंगफुल डिजिट्स ऑफ अ नंबर विच आर नोन विथ सर्टेनिटी आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, एक नंबर की वो डिजिट्स जो कि मीनिंगफुल है, जिनका महत्व है कुछ, जिनको हम सर्टेनिटी के साथ पहचान सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 2। ठीक है, एक नंबर है 002। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों 2 ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो 2 ज़ीरो हैं ये मीनिंगलेस हैं, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम 2 के आगे कितने भी ज़ीरो लगा दें, मैं 3 ज़ीरो भी लगाता तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। तो ये मीनिंगफुल डिजिट्स नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट भी नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं रूल्स, जिनको देख के हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी कोई नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमारे किसी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है रूल 1। रूल 1 कहता है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट्स। किसी भी नंबर में जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, ठीक है, यानी ज़ीरो को छोड़ के कोई भी डिजिट हो किसी एक नंबर में, वो सारे डिजिट क्या हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, तो इसमें क्या, यहाँ कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, क्योंकि 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं इस नंबर में। इस सिमिलरली यहाँ पे भी कितने, 5 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो क्या हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, समझ आ गया होगा इतना। अब रूल 2 को देखते हैं। तो रूल 2 कहता है कि ज़ीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो किसी भी 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई ज़ीरो आ रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ 1 और 8 के बीच में ज़ीरो आ रहा है तो ये भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है इस नंबर में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सिमिलरली
यहाँ 2 और 3 के बीच में 2 ज़ीरो है, ये सिग्निफिकेंट हो गए। सिमिलरली 3 और 5 के बीच में भी एक ज़ीरो आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इस नंबर में? 1 2 3 4 5 6। तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। सिमिलरली रूल 3 देख लेते हैं। ठीक है, तो रूल 3 कह रहा है द जीरोज बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी भी नॉन जीरो डिजिट्स के आगे अगर कोई ज़ीरो लग रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट नहीं होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 8 और 3 है, नॉन ज़ीरोज़ हैं। इसके आगे हमारे 2 ज़ीरो लगे हुए हैं, तो ये क्या हो गए? ये 2 ज़ीरो क्या है? नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए टोटल इस नंबर में? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ठीक है, सिमिलरली आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर में क्या है। 1 के आगे 2 ज़ीरो लगे हुए हैं, 3 ज़ीरो हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो ये सारे ज़ीरो क्या हो गए? दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए इस नंबर में? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। रूल 4 देखते हैं। ठीक है, रूल 4 कहता है द टर्मिनल ज़ीरो ज़ीरो एट द एंड ऑफ अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट इफ डेसिमल पॉइंट इज देयर देन सच ज़ीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर। टर्मिनल ज़ीरो यानी कि किसी नॉन ज़ीरो के एंड में अगर कोई ज़ीरो लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे। ये कंडीशन कहती है कि अगर डेसिमल आ जाता है उस नंबर में तो वो जो ज़ीरो है वो भी, टर्मिनल ज़ीरोज़ आर आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो डेसिमल, ये कंडीशन याद रखनी है, अगर डेसिमल है वहाँ पे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल। यहाँ पे 2 3 4 के बाद 3 ज़ीरो लगे हैं, तो ये क्या हो गए? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए टोटल? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ देयर, है ना। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इधर देखते हैं सबसे पहले 1 0 0, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर। ओके, सिमिलरली ये सेकंड वाला केस है, यहाँ पे आ गया है डेसिमल, तो ये जो टर्मिनल ज़ीरो हैं ये भी क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इस नंबर में? देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप समझ रहे होंगे। और आप चाहें तो साथ साथ स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं यानी नेक्स्ट रूल पे। तो रूल नंबर है 5, इन सिग्निफिकेंट नोटेशन इन साइंटिफिक नोटेशन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो किसी साइंटिफिक फिगर नोटेशन में जो हमारे डिजिट्स होते हैं उस नंबर में, वो सारे ही क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, इसको तो इग्नोर करेंगे, जो हमारी पावर है 10 की। आगे वाला नंबर देखते हैं, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको दिख रहे हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए इस साइंटिफिक नोटेशन में? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में भी जो हमारे नंबर है इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। तो हमारे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो देयर। सिमिलरली रूल नंबर हम 6 देखते हैं। इन काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इनफाइनाइट। एक काउंटिंग नंबर है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है 20 पेन या 2 मार्कर्स। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। आपने समझ लिया होगा टर्म्स को कि कैसे डिटरमाइन करते हैं कि किसी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो एक नोट बनाया है मैंने, जब हम ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स द आंसर विल हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन द गिवन नंबर। जब हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, तो जो हमें आंसर में नंबर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने रखने हैं? मैक्सिमम रखने हैं। जैसे कि एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मेरे पास 2 नंबर हैं, इनका मैंने किया एडिशन। पहले नंबर में मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स
आर देयर। सिमिलरली जो सेकंड नंबर है उसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है उसमें हमें मैक्सिमम, यानी दोनों में मैक्सिमम क्या है, 4, यानी कि हमें आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने थे। आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही एक सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल भी देख लेते हैं। पहले जो नंबर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो दूसरा नंबर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो हमारा रिजल्ट है उसमें हमें मैक्सिमम रखना है, दोनों में से मैक्सिमम कितना है, 4, यानी कि हमें आंसर में भी 4 डिजिट रखने थे, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख लेते हैं। बट फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द आंसर of calculation will have the minimum number of significant figures present in the given number। जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो दोनों नंबर में से जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें आंसर में रखने होते हैं। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैक्सिमम रखने थे, यहाँ मिनिमम रखने होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो नंबर है मेरे पास 2.3 और 3.12। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, और यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। तो आंसर जो है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं मेरे को, मिनिमम दोनों में से क्या है, 2 है मिनिमम, है ना। तो मेरे को आंसर में 2 मिनिमम यानी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल डेटा यानी पूरा जो हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। लेकिन हमें कितने डिजिट रखने हैं, 2 डिजिट रखने हैं। तो 7.1, लेकिन 1 के बाद जो नंबर है वो क्या है, 7, तो अप्रोक्सीमेशन कर देंगे 1 डेसिमल पॉइंट तक, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 7.2, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन भी लगे। अप्रोक्सीमेशन एक बार देख लेते हैं, आपको एक बार रिमेंबर्ड, यानी वैसे तो आपको आता ही होगा लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक नंबर है, मेरे को 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेरे को क्या करना है, इसका अप्रोक्सीमेशन करना है। तो 3 क्या है, 5 से लेस देन है, तो ये जो नंबर है ये जितना था उतना ही रहेगा। तो अप्रोक्सीमेशन के बाद क्या आ जाएगा, 59.15। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 61.1395। अब मेरे को 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन करना है इस नंबर का। लेकिन जो आखिरी नंबर है वो है 5, है ना। अब 5 में 2 केसेस आ जाते हैं। अगर 5 से पिछला नंबर ऑड है तो उसमें 1 बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो इवन है तो वो उतने का उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये 1 बढ़ जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट है अप्रोक्सीमेशन के बाद वो कितना आ जाएगा, 161.140, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर देखते हैं, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन इससे पिछला जो नंबर है वो क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये इतने का इतना ही रह जाएगा, 35.138, ठीक है। अब लास्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे क्या है, मेरे को 2 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रोक्सीमेशन करना है, और ये जो 7 है क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो हमारा जो 5 है जो उससे पिछला नंबर है वो 1 बढ़ जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेशन के बाद रिजल्ट क्या आएगा, 31.36। आपको सही से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो अब हम आ गए हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इसकी एक बार आपको स्टेटमेंट एज इट इज़ याद करनी है। एग्जाम में एज इट इज़ लिख के आएंगे तो आपको डेफिनेटली पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप चाहें तो साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें आप फेरबदल ना करें, इसको जैसा लिखा है वैसा ही याद करके एग्जाम में लिख के आए, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मैटर को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पहले हमने 9th में या 10th में भी ये रूल पढ़ा था या फिर ये लॉ पढ़ा था, उसमें मैटर की जगह मास लिखा हुआ था। क्या लिखा था, मास। सो ये 2 टर्म है जिनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मैटर की जगह मास भी लिखेंगे तो भी ये पूरे मार्क्स देगा एग्जामिनर, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। यानी कि मास को ना तो हम बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, 2 लाइन का है, जल्दी याद भी हो जाएगा। सेकंड लॉ पे मूव करते हैं।
law of definite proportion. So this law states that a given compound always contain exactly the same ratio of elements by their chemical weight. यानी कि ये लॉ यह कहता है कि एक गिवन कंपाउंड है, यानी एक कंपाउंड मेरे को गिवन है, तो उसमें जो हमारा एलिमेंट्स होंगे, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनका जो रेशियो है वो सेम रहेगा. रेशियो किस चीज़ का? उनके केमिकल वेट का जो रेशियो है वो सेम रहेगा. जैसे कि H2O ले लेते हैं, तो H2O में हमारा जो केमिकल वेट है हाइड्रोजन का वो कितना है? 2, और जो उसका रेशियो है ऑक्सीजन के साथ यानी 16, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 1:8. ठीक है. तो कोई भी वाटर ले ले, यानी कहीं ये जो हमारा H2O है कहीं का भी वाटर हो, जैसे रिवर वाटर, सी वाटर, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो यूज़ करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, कोई सा भी वाटर हो, तो उसमें जो हमारा ये रेशियो है ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ये सेम ही रहेगा. तो एग्जैक्टली सेम रेशियो रहेगा एक गिवन कंपाउंड का. सिमिलरली CO2 ले लेते हैं. ठीक है. तो CO2 में कार्बन का कितना केमिकल वेट है? 12. सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? 32. तो रेशियो जो आ गया वो कितना आ गया हमारा? 3:8. इज इट करेक्ट? करेक्ट है ना. सो जो हमारा CO2 है, यानी इन्वायरमेंटल जो CO2 हमारी प्रेजेंट है, या फिर हमारी केमिकल रिएक्शंस में जो रिलीज होती है CO2, उसमें भी हर जगह जो ये रेशियो है ये 3:8 ही होगा, है ना. तो यही कहता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. आप समझ गए होंगे. इस डेफिनेशन को ढंग से, स्टेटमेंट को ढंग से याद करें, और एग्जाम्पल्स के साथ अगर सीखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा. और अगर कुछ याद ना रहे तो भी एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप अपनी तरफ से लिख पाएंगे कुछ. ठीक है. तो अगला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सो दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, then the mass of one element that combine with the fixed mass of other element will be in a simplest whole number ratio. तो हमारा ये लॉ कहता है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में फॉर्म करने के लिए, एक कंपाउंड मोर देन वन कंपाउंड, यानी कि एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करने के लिए जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो जो रेशियो होता है फिक्स्ड मास के साथ दो जो अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका, वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रहेगा. क्या रहेगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ आएगा. मेरे पास दो एलिमेंट्स थे, एक था मेरे पास कार्बन, एक था ऑक्सीजन. दोनों कंबाइन हुए, एक प्रोडक्ट बना हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बना कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कार्बन का मास कितना है, उसका केमिकल वेट कितना है? 12. रेशो उसका किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ कितना है? उसका 16. सिमिलरली यहाँ पे 12 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के दो आइटम है तो 32 हो गया. अब इस रेशो को हम देखते हैं. ठीक है. अगर मैं रेशो देखूँ किसका? रेशो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO एंड CO2. CO2 में अगर मैं देखूँ रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO एंड CO2. ठीक है. तो अगर मैं CO में देखूँ ऑक्सीजन का मास कितना है? 16. उसका रेशियो लूँ किसके साथ? CO2 में ऑक्सीजन का मास कितना था? 32. तो कितना आ गया मेरा? 1:2, है ना. 1:2. तो ये क्या है? एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ना. तो यही कहता है हमारा ये लॉ कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकल रिएक्शन में फॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा कंपाउंड्स, तो जो हमारा रेशो होगा किसका? अदर एलिमेंट का, जो फिक्स्ड मास के अलावा, फिक्स्ड मास यहाँ पे किसका था? कार्बन का था. उसके अलावा ऑक्सीजन का मास दोनों कंपाउंड्स में चेंज हुआ, तो उनका जो रेशो है वो हमेशा क्या होगा? एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होगा. ठीक है. आपको समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो आगे है फोर्थ हमारा लॉ, ये लूसक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम. सो दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन they do so in a simplest whole number ratio of their volume provided that they are present at same pressure and temperature. तो ये जैसे कि इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. हमारी नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के बीच में रिएक्शन हुई जिसको हैबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसमें NH3 हमारा अमोनिया
फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे 1 मोल था किसका, N2 का, 3 मोल थे हमारे पास हाइड्रोजन के। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास 100 ml था N2 और 300 ml था H2। तो उनका जो रेशियो है वो क्या हुआ, 1:3। तो यही कहता है ये लॉ कि एक केमिकल रिएक्शन में अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को सेम रखें तो जो वॉल्यूम का रेशियो है वो हमेशा जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रहेगा। तो ये भी क्या है, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। समझ आ गया, आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं, लॉ नंबर है हमारा 5, एवोगैड्रोस लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट equal volume of gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules. This law states that equal volume of gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules. So let us assume कि मेरे पास एक कंटेनर में है N2 गैस, एक कंटेनर में है O2 गैस। दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर मैंने सेम रखा है, जितना ये है जितना यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर है उतना ही यहाँ पर है। और जो मेरा वॉल्यूम है दोनों गैसेस का वो भी 100 ml है। तो जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे दोनों कंटेनर में वो भी इक्वल होंगे। मान लेते हैं यहाँ पे x मॉलिक्यूल्स हैं तो वहाँ पे भी x मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। और अगर मैं एक किसी नंबर से समझाऊँ तो मान लेते हैं यहाँ पे 500 मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर में, तो इधर इस कंटेनर में O2 वाले में भी 500 मॉलिक्यूल। लगता है समझ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं, लेकिन इंडियन फिलोसफर महर्षि कनद जो थे उन्होंने ये थ्योरी पहले ही दे दी थी हमारे ग्रंथों में। उनको पहले ही प्रूव वगैरह कर रखा है, लेकिन नाम जो है वो अंग्रेज़ों के दे दिए जाते हैं। ऐसे यहाँ पे है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो इसके मेन पॉइंट्स में डाल्टन ने ये कहा कि ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम, ठीक है, कि हर मैटर यानी कोई भी मैटर हो वो एक इंडिविजिबल एटम से बना है, यानी एक ऐसी चीज़ से बना है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। जो कि बात बाद में गलत साबित हुई, ठीक है, क्योंकि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दो चीज़ें होती हैं, है ना। फिर सेकंड पॉइंट है ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी कि सारे एटम किसी एक गिवन एलिमेंट के, ठीक है, वो आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे हर तरीके से, ठीक है। यानी कि अगर मैं कार्बन ले लूँ, कहीं का भी कार्बन ले लूँ, ठीक है, उसका जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। उसका जो एक एटम होगा वो दूसरे कार्बन के एक एटम के बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, यानी आइडेंटिकल होगा हर तरीके से, इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है। लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है। अगर मैं कार्बन का और नाइट्रोजन का एटम ले लूँ, ठीक है, तो दोनों के एटम में डिफरेंस होगा क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या हैं, एटम है, ठीक है। फिर व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो दे फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, वो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड्स। ये तीसरा पॉइंट था इस थ्योरी का। चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो रीऑर्गेनाइज होते हैं, वो अपने बनावट को, अपने अंदर कुछ बदलाव लाते हैं। वही क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यही थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है हमें, तो लाइक बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है और शेयर तो बनता ही है। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।